हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। और हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट 2। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। और पार्ट 2 हम कवर करने वाले हैं, ये हमारा CMA फाइनल का स्टडी मटेरियल। और CMA फाइनल के स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 20। इसमें हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग के कंसेप्ट दिए हुए हैं और हम ये क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, PH लिमिटेड हैज़ अ प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ 2 लाख यूनिट्स। टोटल कैपेसिटी, आपको ये क्वेश्चन जो हमने अभी सोल्व किया, जो लास्ट वीडियो में कवर किया, कुछ कुछ वैसा ही लगेगा। बस थोड़ा सा इसमें कुछ डिफरेंस है, कुछ पॉइंट्स के जो है एडिशंस हैं। अगर आपने लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छे से सोल्व किया है तो ये वाला आप कर सकते हो। PH लिमिटेड हैज़ अ प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ 2 लाख यूनिट्स। PH लिमिटेड कंपनी है, उसके पास 2 लाख यूनिट्स की प्रोडक्टिव कैपेसिटी है। उनका जो प्रोडक्ट है वो है BXE पर एनम। ठीक है, पर एनम 2 लाख यूनिट बना सकते हैं BXE प्रोडक्ट की। द कंपनी एस्टिमेटेड इट्स नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एट 90%। मतलब हम बनाते तो 2 लाख हैं, पर लेकिन हम मान के चलते हैं कि हर साल हम 90% इसका यूटिलाइज कर लेते हैं। मतलब हम हमारी बनाने की जो क्षमता है कंपनी की वो 2 लाख यूनिट्स की है, पर कंपनी नॉर्मली 1,80,000 यूनिट ही प्रोडक्शन करती है। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो दिया हुआ 22 रुपीज़ पर यूनिट का। एंड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड दिए हुए 7,20,000 रुपीज़ बजटेड। ठीक है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड मतलब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दिए हुए 7,20,000 के जो बजटेड है। द वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड जो दिए वो 6 रुपीज़ पर यूनिट दिए। और जो फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस है बजटेड पे वो 5,04,000 दिए। ऑपरेटिंग डाटा जो 1986 और 1987 के लिए ये है। प्रोडक्शन हमने की है 1,60,000, ये एक्चुअल है। ये ऊपर जितना भी बताया ये सब बताया बजटेड के बारे में, जो हमने बजट किया था। और ये जो बता रहा है ये बता रहा है एक्चुअली हुआ क्या है। अगर आप जो इन फिगर्स को देखोगे तो कुछ कुछ वही फिगर्स मिलेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। लास्ट जो हमने क्लास रिकॉर्ड की थी उसमें जो क्वेश्चन था कुछ कुछ वैसे ही फिगर्स हैं। देखिए, हमारी जो एक्चुअल जो डाटा है वो ये है। प्रोडक्शन की है 1,60,000 यूनिट्स की, सेल की है हमने 1,50,000, और हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था 10,000 यूनिट्स का। लास्ट वीडियो में जहाँ तक आपको याद है हमने ओपनिंग स्टॉक निकाला था। इसमें आपकी बार ओपनिंग स्टॉक दिया तो उसका मतलब इस बार हमें क्लोजिंग निकालना पड़ेगा। द कॉस्ट एनालिसिस रिवील्ड एन एक्सेस स्पेंडिंग, ये लास्ट वीडियो में भी ये पॉइंट कवर था। द कॉस्ट एनालिसिस रिवील्ड एन एक्सेस स्पेंडिंग ऑफ वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000। हमने जब एनालिसिस किया तो पता चला कि हमने फैक्ट्री ओवरहेड 80,000 रुपये से ज़्यादा स्पेंड कर दी। मतलब हमने 22,000 रुपये स्टैंडर्ड था कि 22,000 के हिसाब से हमारे लगने वाले हैं। उसके अलावा वो तो हमने हमारे लगे, उसके अलावा हमने 80,000 रुपीज़ एक्सेस स्पेंड कर दिए। देर आर नो वेरियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर आइटम ऑफ कॉस्ट। और बाकी जो आइटम है उनके रिस्पेक्ट में कोई वेरियंस नहीं है। वेरियंस मतलब उनके रिस्पेक्ट में हमने कोई ज़्यादा स्पेंड नहीं किए, जितने बजट किए थे उतने ही स्पेंड किए। डिटरमाइन द बजटेड ब्रेक इवन पॉइंट, आप बताओ आपका बजटेड ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। सेकंड, व्हाट इंक्रीज इन प्राइस वुड हैव बीन नेसेसरी टू अचीव द बजटेड प्रॉफिट। बताओ कितना प्राइस इंक्रीज करें कि बजटेड प्रॉफिट हमारा जो है वो हम उसको अचीव कर पाएं। जो ये आपका पॉइंट नंबर 2 है, इसका सॉल्यूशन स्टडी मटेरियल में नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन तो दे रखा है पर इसका स्टडी मटेरियल में कोई आंसर नहीं है, हम इसे सोल्व करेंगे। प्रेजेंट करना है आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। मार्जिनल कॉस्टिंग के बेस पे आप एक इनकम स्टेटमेंट बनाओ और एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेस पे बनाओ। ये आपके सामने क्वेश्चन है, फटाफट वीडियो पॉज कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो एटलीस्ट पॉइंट नंबर 3 कवर करो कि मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेस पे इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाओ। इतना काम करो कि वीडियो पॉज करके मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जो इनकम स्टेटमेंट है वो आप प्रिपेयर करो। ये कंसेप्ट हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, ये आप कर सकते हो। इसमें जो 2 नए पॉइंट्स स्टार्टिंग के सिर्फ मैं वही कवर करने वाला हूँ। उसमें भी सेकंड पॉइंट जो वो न्यू है, फर्स्ट वाला तो आप अभी भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। ठीक है, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लो या पॉज करो वीडियो को और आप इसे सोल्व करो। चलो हम सोल्व करते हैं इसे। हमारे पास दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 20। इलस्ट्रेशन नंबर 20 है और ये है हमारा CMA फाइनल का स्टडी मटेरियल। ये हमारा CMA फाइनल का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 20। हम यहाँ पे पहले जो बनाएंगे वो बनाएंगे वर्किंग्स, जो भी चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट पड़ेंगी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ठीक है,
जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी वैसे वैसे हम वर्किंग यहाँ पे करते जाएंगे। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वर्किंग के लिए इतना स्पेस और छोड़ देते हैं हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मेन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पॉइंट नंबर ए हमें पूछा है, आप बताओ बजटेड ब्रेक इवन पॉइंट। हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ बजटेड ब्रेक इवन पॉइंट। बजटेड ब्रेक इवन पॉइंट, तो बजटेड ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो मुझे यहाँ से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालनी पड़ेगी, तो मैं फर्स्ट पॉइंट इसी में कैलकुलेट करता हूँ। स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन particulars, details and amount. We have provided that sales per unit is 40 rupees per unit. Here in question we have not provided that what is the budgeted selling price, rather than we have provided actual selling price which is 40 rupees per unit. So we will assume that 40 rupees per unit which is actual is also budgeted. So 40 rupees per unit is also budgeted selling price. So selling price per unit is 40 rupees. From this selling price we will deduct our variable cost less variable cost per unit, and variable cost we have provided that variable cost of manufacturing is 22 rupees and variable cost of selling is 6 rupees per unit. देखिए वेरिएबल कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की एंड सेलिंग की दोनों दी हुई है, तो 22 एंड 6। वेरिएबल कॉस्ट हमें दी हुई है प्रोडक्शन की दी हुई है हमें 22 एंड देन सेलिंग की दी हुई है 6 रुपीज, तो टोटल हो गया हमारे पास 28 रुपीज। मैं कह सकता हूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 12 रुपीज। सो ब्रेक इवन पॉइंट कितना निकलेगा, अब ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये हमारे पास फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट का। जो ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास निकलेगा वो निकलेगा बीईपी। फिक्स्ड कॉस्ट हमें कितनी दी हुई है, देखिए क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट दी हमें, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड में दिए हुए हैं 7,20,000 के, और हमारे पास दिए हुए हैं फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस 5,04,000 के। तो कितने हो गए ये, 7,20,000 का मुझे दिया हुआ प्रोडक्शन प्लस 5,04,000 मुझे दिए हुए हैं सेलिंग के, टोटल 12,24। सो 12,24,000 which is fixed cost divided by contribution per unit and 12 rupees we have contribution per unit। इसे हम करेंगे डिवाइड बाय 12 which gives us 1,02,000 units। 1,02,000 units, एंड इसको आप वैल्यू में निकालना चाहो ब्रेक इवन पॉइंट को रुपीज में, तो ये आएगा 1,02,000 इंटू 40 रुपीज पर यूनिट की सेल थी इंटू 40, तो 40,80,000। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो रुपीज में आएगा वो आएगा 40,80,000। ये था हमारे पास पार्ट नंबर ए जो हमने कवर किया। पार्ट नंबर बी क्या बोलता है, पार्ट नंबर बी बोलता है व्हाट इंक्रीज इन प्राइस, कितना प्राइस इंक्रीज करें
कितना नेसेसरी है प्राइस को इंक्रीज करना कि आप बजटेड प्रॉफिट को अचीव कर लो। ये इस जो पार्ट का सोल्यूशन है वो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, स्टडी मटेरियल में इसका सोल्यूशन नहीं दिया हुआ। तो जितना मेरे को लगता है मैं अपने अकॉर्डिंग इसका सोल्यूशन आपको निकाल के बता रहा हूँ। आप अपने प्रोफेसर से या जिससे भी आपने क्लास ली है या जहाँ पे भी आप जो है कोचिंग ले रहे हैं उनसे इसका आंसर कंफर्म कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है वो मैं निकाल रहा हूँ इसका। कितना प्राइस इंक्रीज करें कि हमारा बजटेड प्रॉफिट जो वो अचीव हो जाए। तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले बजटेड प्रॉफिट। हमारे पास है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में भी ए। हम पहले कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ बजटेड प्रॉफिट। तो हमारे पास फर्स्ट आएंगी सेल्स निकाल लिया मुझे बजटेड प्रॉफिट निकालना। तो एक बात बताओ कितने यूनिट्स की सेल की है मैंने, बताओ मेरी बजटेड यूनिट कितनी है, सोचो बताओ मेरी बजटेड यूनिट कितनी होगी। क्या मेरी 1,60,000 बजटेड होगी, 1,50,000 बजटेड होगी, कितनी यूनिट मेरी बजटेड में होंगी, कितने यूनिट का मैंने बजट बनाया होगा बताओ। कितने कह रहे हैं 1,60,000 का बजट होगा। अगर 1,60,000 का बजट बोल रहे हो तो रॉन्ग आंसर है, 1,60,000 नहीं होगा। ये देखो हमारी कैपेसिटी 2 लाख यूनिट की है, क्वेश्चन खुद ही बता रहा है हम हर बार 90% की कैपेसिटी यूटिलाइज कर देते हैं। अब 90% तक यूटिलाइज कर देते हैं तो मेरा बजट कितना रहा होगा, 2 लाख की यूनिट्स है और 90% उसका मैं यूटिलाइज कर देता हूँ नॉर्मली, तो मेरा बजट 1,80,000 यूनिट्स का रहा होगा। इसमें बताओ किसी को कोई डाउट। 2 लाख यूनिट में मैक्सिमम बना सकता हूँ पर लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि हम उसका 90% ही जो है यूज़ करते हैं हमेशा कैपेसिटी का। तो मैं कह सकता हूँ कि 1,80,000 यूनिट हम बना सकते हैं। और सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, क्वेश्चन में दिया सेलिंग प्राइस 40 रुपीज़। सिंस हमें बजटेड प्राइस नहीं दिया सेलिंग का, जो एक्चुअल है हमें वही बजटेड मानना पड़ेगा कि यही हमारा बजटेड भी था। 180 इंटू 40 यह आएगा 72 लाख। यहाँ से लेस करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास 2 वेरिएबल कॉस्ट हैं। फर्स्ट इज प्रोडक्शन कॉस्ट एंड द सेकंड वन इज सेलिंग कॉस्ट। सो 1,80,000 इंटू 22 एंड देन सेलिंग के लिए 1,80,000 इंटू कितनी दी हुई थी सेलिंग की हमारे पास 6 रुपीज़। सो 1,80,000 इंटू 22 39,60,000 एंड सेलिंग कितनी आएगी 1,80,000 इंटू 6 10,80,000। देन वी गॉट आवर कॉन्ट्रीब्यूशन। कितना आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन 72 लाख माइनस 39,60 माइनस 10,80,000 21,60,000। अब यहाँ से अगर हम लेस कर दें हमारा फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितना आएगा प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन के लिए फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन ने दी हुआ था। देखो क्वेश्चन ने दिया था कि फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड 720 है, तो प्रोडक्शन पे आएगा 720 एंड देन फिक्स कॉस्ट में सेलिंग दिया हुआ था हमें सेकंड, सेलिंग पे कितना आएगा देखो इसने कहा था कि फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है 720 के और जो आपके फिक्स्ड सेलिंग जो एक्सपेंस है वो है 5,04,000 के। So this will gives us a profit and how much 21,60,000 21,60,000 minus 7,20,000 minus 5,04,000 which gives us 9,36,000।
यहां तक किसी को डाउट इस क्वेश्चन में तो बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस। अब हम निकाल रहे हैं नया सेलिंग प्राइस, अगर हमें ये वाला प्रॉफिट मेंटेन करना है। देखिए, एक तो हमें कवर करना है हमारा फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना है, 720 प्लस 5,04,000। मैं टोटल कर लेता हूँ इनका, 720 प्लस 5,04,000, 1224, 12,24,000। एक तो फिक्स कॉस्ट ये कवर करना है, एक हमें ये वाला प्रॉफिट चाहिए, प्लस प्रॉफिट डिजायर्ड। कितना प्रॉफिट मुझे चाहिए, 936 का। तो मैं कह सकता हूँ मुझे चाहिए डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन, इतना कंट्रीब्यूशन मुझे चाहिए। इतना कंट्रीब्यूशन मुझे चाहिए, कितना आएगा, 21,60,000 का। इतना मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है। मुझे मेरा नया सेलिंग प्राइस निकालना है और मुझे यही प्रॉफिट मेंटेन करते हुए चलना है। तो मुझे एक तो ये प्रॉफिट मेंटेन करना और एक मुझे मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी है। तो मैं कह सकता हूँ मुझे इतना कंट्रीब्यूशन चाहिए, कितने यूनिट्स पे चाहिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। क्वेश्चन ने हमसे क्या मांगा है बताओ, वो प्राइस जिसपे हमारा बजटेड प्रॉफिट जो है वो हमें मिल जाए। इसका मतलब बजटेड के लिए कुछ नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है एक्चुअल के लिए। बताओ एक्चुअल के लिए कितना प्राइस हो कि वो मेरे बजटेड प्रॉफिट को जो है वो अचीव कर ले। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा कि बताओ आप कितना सेलिंग प्राइस रखोगे कि आपका बजटेड वाला प्रॉफिट अचीव हो जाए। इसका मतलब एक्चुअल के लिए पूछ रहा है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना रखें कि ये वाला प्रॉफिट अचीव हो जाए। अब देखो एक्चुअल में नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी थी, एक्चुअल में जो मैंने सेल की है वो 1,50,000 यूनिट्स है। तो मुझे 1,50,000 यूनिट्स के ऊपर ये वाला कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए। ठीक है, हमारे पास आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये आएगा डिजायर्ड, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट मुझे चाहिए। तो 21,60,000, 21,60,000 डिवाइड बाई 1,50,000 यूनिट्स पे मुझे चाहिए 14 रुपीज़ 40 पैसा। एंड अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूं मेरी वेरिएबल कॉस्ट, मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, 22 रुपीज़ तो मेरी थी प्रोडक्शन की कॉस्ट, 22 थी ना, यस। एंड 6 रुपीज़ थी मेरी सेलिंग की कॉस्ट, तो ये आएगा 28 रुपीज़। तो मैं कह सकता हूँ ये आएगा मेरा रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस, रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस ये आएगा आपका +28, 14.4 प्लस 28, 42.4। ठीक है, मैं एक बार से क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैंने सब कुछ करेक्ट किया ना। ठीक है, ये सभी को समझ में आता है, इतना मैंने निकाल लिया। अब मैं निकालता हूँ परसेंटेज इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन पूछ रहा था बताओ कितना प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा, तो मैं निकालता हूँ परसेंटेज इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। तो ये आना चाहिए आपका
2.40 पहले था 40 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100, देखते हैं कितना इंक्रीज होगा। 2.40 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आता है 6%। ये हमारा आता है 6%। ठीक है, कैसे क्रॉस वेरिफिकेशन कर लें, क्या हमारा 6% से मैं प्राइस इंक्रीज कर दूं तो क्या मेरा बजटेड प्रॉफिट आ जाएगा? ये हम अब चेकआउट करते हैं कि हमारा आंसर 6% सही है या नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हुई हो वो हम चेक करते हैं। तो हम करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन आपको ये एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में करने की तो हम सिर्फ अपने पर्पज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि क्या हम 6% से प्राइस बढ़ा दें तो क्या एक्चुअल में बजटेड प्रॉफिट अचीव हो जाएगा। तो देखिए, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, देखिए हमारे पास आएगी सेल्स। सेल्स अगर 1,50,000 रुपये ने सेल की और कितना प्राइस रखा है, 42 रुपीज़ 40 पैसे पे। 1,50,000 इंटू 42 रुपीज़ 40 पैसा, 63,60,000। 63,60,000 यहाँ से हम लेस करें अगर वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आएगी 1,50,000 यूनिट्स पे 28 रुपीज़। 1,50,000 पे 28 रुपीज़ 42 लाख। देन हमारे पास आएगा कंट्रीब्यूशन, कितना आएगा 63,60,000 में से रिड्यूस करें तो 21,60,000। 21,60,000 अगर हम यहाँ से लेस कर दें फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी थी हमारी 720 एंड 54, 720 एंड 5,04,000, 12,24,000। तो हमारे पास आएगा प्रॉफिट। ये प्रॉफिट बजटेड के बराबर आ गया तो इसका मतलब 6% हमारा आंसर कैलकुलेशन वाइज बिल्कुल ठीक है। 1224 माइनस 2160 आंसर आ रहा है 9,36,000। 9,36,000। देखो क्या बजटेड में हमारे पास यही प्रॉफिट था, ये देखो बजटेड में भी यही प्रॉफिट था और एक्चुअल में भी यही प्रॉफिट है, तो हमारा आंसर आएगा 6%। ठीक है, अब जो मेरे अकॉर्डिंग है, जितना मेरे को लगता है अभी तक जितना मैंने स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से इसका प्राइस जो 6% से अगर मैं बढ़ा दूं, अगर मैं मेरा प्राइस 6% से बढ़ा दूं तो मेरा प्रॉफिट बजटेड के बराबर आ जाएगा। और ये चीज़ आप अपने प्रोफेसर से या जिसके पास आपने क्लास ली है उससे कंफर्म कर लेना। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग आंसर सही है, मेरे अकॉर्डिंग ये 6% ही आएगा। बाकी आपको जैसा ठीक लगे, आपको कंफर्म करना है तो कर लेना। स्टडी मटेरियल में इसका आंसर नहीं दिया हुआ। ठीक है, हम कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 3। प्रेजेंट करो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फॉर यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आई होप ये वाला क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर ही दिया होगा अभी तक, सी पॉइंट। नहीं किया तो अभी साथ में करेंगे, कोई बात नहीं है वो, और देख लेना कहाँ पे किसको क्या परेशानी आई है। ठीक है, हम कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पे। पहले हम निकालते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे, देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पे। और उससे पहले हमें देखना पड़ेगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ओपनिंग स्टॉक तो दिया है पर क्लोजिंग कितना है वो हमें निकालना पड़ेगा। हमने हमारे वर्किंग के लिए जो स्पेस छोड़ा था अब हम उसे यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हम इसे निकालेंगे सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है,
हमारे पास सेल्स कितनी दी हुई है, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमारे पास जो सेल्स है वो 1,50,000 यूनिट्स की है, 1,50,000 यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक है, क्वेश्चन ने हमें ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्वेश्चन ने दिया आपका ओपनिंग स्टॉक 10,000 यूनिट्स का है। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया 10,000 का, प्लस प्रोडक्शन के बारे में कुछ बताया हो। यस, क्वेश्चन ने कहा 1,60,000 की प्रोडक्शन हुई है, 1,60,000 की, एंड देन माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास वैल्यू आएगी 1,50,000। ये इधर आके माइनस हो जाएगा 10,000 एंड ये इधर आके माइनस हो जाएगा 1,60,000 इज इक्वल टू माइनस का क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 1,50,000 माइनस 10,000 एंड माइनस 1,60,000, वैल्यू आएगी माइनस का 20,000, माइनस 20,000 इज इक्वल टू माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो माइनस माइनस एक दूसरे से कट हो जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा 20,000 यूनिट्स का, क्लोजिंग स्टॉक आएगा 20,000 यूनिट्स का। बताओ, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? क्लोजिंग स्टॉक तो नियर बाय सभी ने निकाल लिया होगा ये। चलो अब हम निकालते हैं हमारा पार्ट नंबर 3, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। हम देखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट कितना आना चाहिए। सो फर्स्ट पर्टिकुलर्स, देन डिटेल्स एंड देन अमाउंट। हमारे पास सेल्स कितनी है, क्वेश्चन ने दिया है 1,50,000 यूनिट्स, 40 रुपीज़ पर यूनिट, 150 इंटू 40 रुपीज़ पर यूनिट की सेल दी है तो 60 लाख रुपीज़ सेल्स आएगी 60 लाख की। इसे हम बोलते हैं पॉइंट नंबर ए। देन हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में दी है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सिर्फ और सिर्फ आपको वेरिएबल कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की चाहिए, सेलिंग वाली मेरे वेरिएबल कॉस्ट मत जोड़ना। इसमें कितनी है 22 रुपीज़ पर यूनिट, कितने यूनिट्स पे 1,60,000 पे, क्योंकि मैंने 1,60,000 यूनिट जो मैन्युफैक्चर किए हैं। तो 22 इंटू 1,60,000 35,20,000। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ डिटेल का कॉलम नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, या फिर चलो यहाँ बना ही देते हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे, अब ऐड करेंगे एक्सेस, एक्सेस वेरिएबल कॉस्ट, एक्सेस वेरिएबल कॉस्ट इंकर्ड। कितनी वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा इंकर हो गई थी स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में। तो हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट है, इसने कहा कि 80,000 रुपीज़ की जो है ज़्यादा स्पेंड कर दी हमने, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 80,000 रुपीज़ से ज़्यादा हुई थी, ठीक है। ये हमारे पास आएगी टोटल वेरिएबल, टोटल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये आपकी आ जाएगी 35,20,000 प्लस 80,000, ये आएगा 36 लाख, ठीक है। यहाँ पे ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। बताओ ओपनिंग स्टॉक किस वैल्यू पे आएगा, हमने इस पे पिछली बार वर्किंग भी की थी। ओपनिंग स्टॉक आता है स्टैंडर्ड पे, ओपनिंग स्टॉक हमेशा स्टैंडर्ड पे आएगा, कभी भी करंट पे मत लेना। क्लोजिंग स्टॉक होता है करंट पे, ओपनिंग स्टॉक होता है स्टैंडर्ड पे। जो पिछले साल की कॉस्ट थी वो इस साल आएगी ओपनिंग स्टॉक की फॉर्म में,
ठीक है, ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर का क्लोजिंग रहा होगा और लास्ट ईयर का क्लोजिंग रहा है तो लास्ट ईयर की कॉस्ट उस स्टॉक में रही होगी। ठीक है, इस साल की कॉस्ट ओपनिंग की नहीं होगी। तो ओपनिंग में का वेरिएबल कॉस्ट जो 22 रुपीज़ था मैन्युफैक्चरिंग का, सेलिंग मत देखना, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, तो 22 रुपीज़ रही होगी मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट 10,000 यूनिट्स पे, यह आएगा 2,20,000। देन यहां से हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक, अब की बार क्लोजिंग स्टॉक आएगा इस वैल्यू पे। ठीक है, इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो इस साल की कॉस्ट पे आता है और यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ओपनिंग बन जाएगा और सेम कॉस्ट पे। तो इसका मतलब जो मैंने ओपनिंग स्टॉक के 220 इस बार जोड़ा है ना, ये पिछले साल 220 क्लोजिंग रहा होगा। ठीक है, जब भी तो 22 रुपीज़ लिए हमने, क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस पिछले साल जो कॉस्ट हो चुकी है उसके बेस पे तो करंट ईयर में हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किए होंगे। पिछली बार 22 रुपये कॉस्ट लगी तो इस बार हम सोच के चले थे कि 22 ही लगेगी, वो तो हमसे बाई चांस जो है 80,000 रुपये ज़्यादा लग गए। ठीक है, तो इस बार 36 लाख रुपए पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ठीक है, फिर इसके अकॉर्डिंग अगले साल का स्टैंडर्ड बन जाएगा, समझ रहे हो। तो 36 लाख डिवाइड बाई कितने यूनिट्स मैंने मैन्युफैक्चरिंग की, मैंने 1,60,000 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग, क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट का था, 20,000 का हमने निकाला था, 450, ये आ जाएगा 450। मैं इसे कह सकता हूँ अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितने मैंने गुड्स सोल्ड किए उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यह आएगा 36 लाख प्लस 2,20,000 माइनस 4,50,000, 33,70,000, 33,70,000। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, कुछ भी अंडर या ओवर रिकवरी जो है वो आपका इसमें नहीं होता मार्जिनल कॉस्टिंग में, वो सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होता है। ठीक है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी, 6 रुपये पर यूनिट और हमने 1.5 लाख यूनिट बेची थी। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हो 150 यूनिट्स हमने सेल की थी, तो 150 यूनिट्स पे 6 रुपीज, 9 लाख। ये हमारे पास आएगी टोटल मैन्युफैक्चर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितने आएगी, 33,70,000 प्लस 9 लाख, 42,70,000। ठीक है, हम इसे दे देते हैं बी, सेल को हमने डिनोट किया था ए से, इसको हम डिनोट करते हैं बी से। तो हमारे पास अब आएगा कंट्रीब्यूशन विच इज ए माइनस बी। सेल्स कितने की थी, 60 लैक्स की, यस, इसमें से माइनस करेंगे 60 लाख, यह आएगा 17,30,000 का कंट्रीब्यूशन। देन वी विल डिडक्ट आवर फिक्स्ड कॉस्ट लेस फिक्स्ड कॉस्ट। कौन कौन सी आएंगी, एक तो आएगी मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की फिक्स कॉस्ट कितनी दी है, क्वेश्चन ने बोला है कि हमारे पास फिक्स फैक्ट्री कॉस्ट होती है 720 की, तो मैन्युफैक्चरिंग के केस में आएगा 720 एंड आपका सेलिंग के केस में आएगा, फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट हमें दी हुई थी 5,04,000 की, यह आएगा 5,04,000। टोटल कितनी आएगी अब ये, 720 प्लस 5,04,000, 1,224। ये आपका आएगा प्रॉफिट, 17,30,000 इसमें से डिडक्ट करें तो आएगा 5,06,000 का। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अगर लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन कराया था अगर वो समझ में आता है आपको तो कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन, तो ये आप इजीली कर सकते हो। क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है जो स्टडी मटेरियल में दिया है, यस, प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग 5,06,000 का। ठीक है, आपके स्टडी मटेरियल में कुछ आंसर जो है रॉन्ग हो सकते हैं, स्टडी मटेरियल में आपका कुछ सॉल्यूशन या कुछ भी आंसर कोई रॉन्ग हो सकता है, अगर होता है तो हम देखेंगे,
अभी के लिए मैच कर रहा है, इसका मतलब स्टडी मटेरियल का आंसर बिल्कुल हमसे मैच करता है, तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा बी पॉइंट। हम इसे कह सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। हम निकालेंगे अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर पर्टिकुलर्स। अगर किसी को कहीं भी कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप मेरे को मेल कर सकते हो और कमेंट में भी लिख सकते हो। वीडियो के नीचे आप कमेंट में जो है कमेंट बॉक्स में वहाँ पे अपने क्वेरी लिख सकते हो। चलो यहाँ पे सेल्स हमारे पास सेम रहने वाली, सेल्स में तो कोई चेंज नहीं है, तो 60 लाख सेल्स हमारी आएगी 60 लाख की। इसे मैं डिनोट कर देता हूँ ए से। देन हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलेगी? फर्स्ट वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मेरे पास सेम आने वाली है जितनी आई थी, कितनी? 3520 जो स्टैंडर्ड बनती है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक्सेस इनकर्ड। इस साल ज़्यादा कितनी लगी थी? 80,000 की। देन दिस विल गिव्स अस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड ओनली द मैन्युफैक्चरिंग पोर्शन which gives us 36 lakhs। ठीक है, हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में निकाल रहे हैं, याद रखना एब्जॉर्प्शन में फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी लेंगे, उसके अलावा कोई और फिक्स है तो वो नहीं लेंगे। देन हमारे पास आएगा वेरिएबल की मैन्युफैक्चरिंग। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विच इज फिक्स्ड रिकवर्ड। अब हमें ये निकालना पड़ेगा कितना फिक्स कॉस्ट हमने रिकवर किया। तो हम वापस अपने वर्किंग्स पे आएंगे। वर्किंग्स में पॉइंट नंबर बी, कैलकुलेशन ऑफ रिकवर्ड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। देखना अब हमें कितने फिक्स्ड ओवरहेड हमने रिकवर किए सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के, सेलिंग के मत देखना। यहाँ पे हम निकालेंगे रिकवरी रेट। रिकवरी रेट कैसे निकलता है? बजटेड डिवाइडेड बाय, हमारे पास बजटेड यूनिट्स कितनी थी एंड बजटेड कॉस्ट क्या थी। देखो हमारे पास जो है 7,20,000 यूनिट्स थी, 7,20,000 की मेरे पास कॉस्ट थी, डिवाइड बाय कितने यूनिट्स के ऊपर ये कॉस्ट मैंने बजट की थी। अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ, बताओ बजटेड यूनिट्स कितनी है? क्या 1,60,000 है? क्या 150 है? कितनी है? अगर कोई अभी भी ये नहीं बता पा रहा कि बजटेड कॉस्ट कितनी है भाई फोकस कहाँ है फिर? इधर उधर मत देखो ना, वीडियो में देखो। ठीक है, कितने बोल रहे हैं? 180। 180 वाले बिल्कुल करेक्ट हैं। अगर आप अभी भी 160 बोल रहे हैं तो थोड़ा सा आपको फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, 180 नहीं, 160 नहीं, 180 आएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट अभी पीछे भी कवर किया है मैंने वीडियो में। तो डिवाइड बाय 180, 7,20,000 की कॉस्ट हमारी बजट है, हमारी बजटेड कॉस्ट 720 की है। जस्ट वेट अ सेकंड। हाँ, हमारी बजटेड कॉस्ट 720 की है और वो 1,80,000 यूनिट्स पे है। मैं कह सकता हूँ पर यूनिट 4 रुपये की हम रिकवरी करते हैं। ये आएगा 4 पर यूनिट। अब हम निकालते रिकवर्ड ओवरहेड्स। हमारे पास रिकवर्ड ओवरहेड्स कितने आएंगे अब? 4 रुपये पर यूनिट
कितनी यूनिट मैंने बनाई है? मैंने बनाई है 1,60,000। तो मतलब मैं 1,60,000 यूनिट्स के ऊपर 4 रुपये रिकवर कर चुका हूँ अभी तक। मतलब मैं 6,40,000 की कॉस्ट को रिकवर कर चुका हूँ। 6,40,000 की कॉस्ट में रिकवर कर चुका हूँ। तो ये आपका आएगा 6,40,000। देन हमने हमारी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी यहाँ पे ऐड कर दी, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ऐड कर दी। तो ये हमारे पास आएगी टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कितनी आएगी अब ये? 36 लाख ये थी एंड 6,40,000। 36 लाख प्लस 6,40,000, 42,40,000। यस, 42,40,000। यहाँ पे हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड लेस करेंगे यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब मेरे को बताओ ओपनिंग स्टॉक की क्या वैल्यू आएगी? यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक की क्या वैल्यू आएगी? लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी स्टैंडर्ड पे। स्टैंडर्ड पे कितनी आएगी? और हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल प्लस फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग दोनों आते हैं। वेरिएबल प्लस फिक्स्ड ये दो आएंगे, और कोई मत जोड़ देना वेरिएबल, कहीं सेलिंग या एडमिनिस्ट्रेशन कोई और कॉस्ट जोड़ दो, वो मत जोड़ना। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की वेरिएबल एंड मैन्युफैक्चरिंग की ही फिक्स्ड। तो हमारे पास आएगी, देखो, वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के 22 प्लस हमने निकाला कि प्रोडक्शन करने के लिए मतलब हमारे पास जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड थे पर यूनिट के हिसाब से कितने, 4 रुपये निकाले थे हमने। रिकवरी रेट निकाला था अभी 4 रुपये का। तो 26 रुपीज़ पर यूनिट जो मेरा स्टैंडर्ड प्राइस रहा होगा इसका ओपनिंग का। तो 26 इंटू 10,000 पे 260 एंड क्लोजिंग कितना निकलेगा? 42,40,000। ये कितनी यूनिट की कॉस्ट है? 160 यूनिट्स की। ये आएगा 160 के लिए एंड क्लोजिंग स्टॉक था 20,000 का, तो आएगा 530। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ ऐड करेंगे। अब हमें निकालना पड़ेगा अंडर रिकवरी हुई है या ओवर रिकवरी हुई है। ठीक है, अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी स्टॉक की एडजस्टमेंट के बाद आएगा, पहले मत कर देना। अब हम निकालते हैं सी पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ अंडर ओब्लिक ओवर रिकवरी ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड में भी मैन्युफैक्चरिंग, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में कितनी अंडर रिकवरी हुई, कितनी ओवर रिकवरी हुई, अब हमें ये निकालना है। पहले हमारे पास आएगा एक्चुअल ओवरहेड इंकर्ड। एक्चुअल ओवरहेड हुए कितने? क्वेश्चन ने दिया है हर साल 7,20,000 के ओवरहेड होते हैं। तो एक्चुअल ओवरहेड आएगा 720। यहाँ से हम लेस करेंगे ओवरहेड रिकवर्ड। कितना ओवरहेड हम रिकवर कर चुके हैं? ये रहा, हम 640 का ओवरहेड रिकवर कर चुके हैं। इतना एक्चुअल हुआ, इतना प्रोडक्शन पे चार्ज कर चुके हैं। इसका मतलब प्रोडक्शन पे अभी कम चार्ज किया है। जेब से 7,20,000 रुपये गए, पर लेकिन अभी तक हमने प्रोडक्शन में सिर्फ 6,40,000 रुपीज़ ही चार्ज किए, तो बचे हुए अभी चार्ज करना बाकी हैं। तो इसे बोलता हूँ मैं अंडर रिकवरी, कि हमने कम रिकवर किए, अंडर रिकवरी। ठीक है, अगर मान के चलो ये जो है 7,30,000 होते हैं, ये होते 730, तो मैं कहता कि एक्चुअली हुए 720 के, एक्चुअल 720, पर लेकिन मैंने 730 जो है प्रोडक्शन पे चार्ज कर दिया, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन पे चार्ज कर दिया, तो मैं कहता 10,000 की ओवर रिकवरी हो गई। ठीक है, अगर ये ज़्यादा होता तो, सिंस इन केस हमने जेब से पैसा ज़्यादा गया पर लेकिन प्रोडक्शन पे पैसा भी कम चार्ज किया है, तो बचा हुआ भी चार्ज करना बाकी है। जिन दोनों का बैलेंस है वो भी चार्ज करेंगे, तो उसे बोलते हैं अंडर रिकवरी। कितना आएगा ये? 720 माइनस 640, ये आपका आएगा 80,000। अभी 80,000 की अंडर रिकवरी हुई।
हम यहाँ ऐड कर देंगे अंडर रिकवरी ऑफ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। कितने की अंडर रिकवरी हुई थी? ये हुआ था 80,000 की अंडर रिकवरी। देन हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदर जितनी भी अब हमारी कॉस्ट बचती है वेरिएबल। मेन हमें निकालना होता है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का जो काम है वो होता है मेन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। अब जितनी भी कॉस्ट है वो अब तो सारा काम जो मेन है वो खत्म हो चुका है। अब आप लिखेंगे वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आपका 6 रुपीज़ पर यूनिट था और आपने 1,50,000 यूनिट सेल की थी। 1,50,000 इंटू 6, 9 लाख। 6 रुपीज़ ही था ना? हाँ 6 रुपीज़ ही था, 9 लाख। देन इसके अंदर हम ऐड करेंगे फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट। हमें फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि हमारे पास जो फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट है वो हमारे पास 5,04,000 रुपये था। तो मैं इसे मेंशन करूंगा ओवर हियर 5,04,000। सो आई थिंक वी हैव रिकवर्ड और वी हैव मेंशनड एवरी सिंगल कॉस्ट, नथिंग लेफ्ट बिहाइंड। Yes, we have recovered and we have mentioned every single cost. So I can say that this is the total cost of sales. ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अभी तक। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसको देते हैं पॉइंट नंबर बी। कितना आएगा ये? 42,40,000। 4240 प्लस 260 माइनस 530 प्लस 80 प्लस 9 लाख प्लस 5,04,000, ये आएगा 54,54,000। 54,54,000। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा ए माइनस बी। कितना था सेल्स? 60 लैक्स का सेल्स था। 60 लैक्स में से 54 माइनस करें तो ये आएगा 60 लाख, माइनस करें तो 5,46,000। 5,46,000। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम आ सकती है तो मेन यही आ सकती है कि अंडर रिकवरी कैसे निकाला था हमने, एंड हमने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है स्टॉक से पहले जोड़ा है। स्टॉक से पहले, स्टॉक के बाद मत जोड़ना इसको, क्योंकि इसमें इसकी कॉस्ट इसमें आने वाली है। ठीक है, अंडर रिकवरी हमेशा स्टॉक के एडजस्टमेंट के बाद आएगा। अब देखते हैं आंसर सही है या नहीं हमारा। 546। हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा, 556 आ रहा है और हमने लिखा है 546। कोई कॉस्ट हमने छोड़ तो नहीं दी 10,000 रुपीज़ की? कुछ हमने ओपनिंग स्टॉक भी सही किया है। हम चेक करते हैं हमने कहाँ मिस्टेक की है या फिर बुक में कोई मिस्टेक है। तो वेरिएंस इन्होंने ऐड किया, फिर इन्होंने फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट जो एब्जॉर्ब की है 640 की, क्या हमने ये 640 की एब्जॉर्ब की है। 80,000 के अंडर रिकवरी है। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 10,000 नहीं, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 260। ओपनिंग स्टॉक की 260 बिल्कुल ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इन्होंने निकाली है 540, 530। हमारा डिफरेंस क्यों? हमने सब कुछ सही किया। हमने इसके अंदर टोटल हमारी कितनी हुई वो भी जोड़ा हमने, 36 लाख। ठीक है, 36 लाख के बाद हमने रिकवरी इतनी की 42,40,000। 42,40,000 डिवाइड बाई 1,60,000 हमने मैन्युफैक्चर किए थे ना। 160 की हमने प्रोडक्शन की। क्लोजिंग स्टॉक था हमारे पास 20,000 का। क्लोजिंग स्टॉक था 20,000 का। 530 बिल्कुल सही किया हुआ हमने। इन्होंने कौन सी कॉस्ट इसमें ली है क्लोजिंग स्टॉक के लिए? 20,000 यूनिट्स लिए क्लोजिंग स्टॉक के, वो तो ठीक है। इन्होंने कौन सी कॉस्ट ली है इसके अंदर? वेरिएंस जोड़ दिया, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट इन्होंने जोड़ दिया, अंडर रिकवरी 80,000 की। ठीक है, वो हमारा वेरिएंस ये था, अंडर रिकवरी 80। अच्छा जस्ट वेट अ सेकेंड, 80,000 डिवाइड बाई 1,60,000
इंटू 20,000, ये शायद 10,000 आएगा। यस 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 यस। देखो बुक ने क्या किया है, बुक ने अंडर रिकवरी को स्टॉक से पहले एडजस्ट किया है। बुक ने अंडर रिकवरी को यहीं पे एडजस्ट करके और अंडर रिकवरी को भी जो है हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट बना दिया। बुक ने अंडर रिकवरी को यहाँ पे जोड़ के और अंडर रिकवरी को टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट बना दिया, और इन्होंने यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग निकाली है 80,000 जोड़ के यहाँ। पर मेरे ओपिनियन में ये गलत है। अंडर रिकवरी नीचे आएगी, अंडर रिकवरी कॉस्ट के बाद आएगी। तो आपके स्टडी मटेरियल में जो प्रॉफिट दिया है 5,56,000 का, वो गलत है। 546 आना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, 100% ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है। जितना मैंने अभी तक आपको कराया है, दूसरी बुक्स में मैंने देखा है, जितना मैंने खुद समझा है, और आपने लास्ट क्वेश्चन में भी ये देखा था कि अंडर रिकवरी हमेशा नीचे एडजस्ट होती है, कभी भी यहाँ एडजस्ट नहीं होती। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो 546 आना चाहिए, 556 नहीं आना चाहिए। ठीक है, स्टडी मटेरियल में 556 दिया है। आप अपने कॉलेज के जो भी प्रोफेसर, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और आप CA CS CMA के स्टूडेंट, अपने जहाँ से आपने क्लास ली है, कंफर्म कर लेना कि आपका इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये वाला मेरा आंसर दिखा सकते हो आप कि 546 आया है। 556 करेक्ट आंसर है या 546 करेक्ट आंसर है, ये आप अपने जो जिससे भी आपने क्लास लिया उनसे पता कर सकते हो। पर मेरे अकॉर्डिंग 546 है। अगर मैं एग्जाम में बैठा हूँ तो मैं 546 ही निकाल के आऊँगा। ठीक है, आप कंफर्म कर लेना और कंफर्म करके मेरे को मेल कर देना। ठीक है, बाकी जितना मैंने दूसरी बुक्स में देखा, जितने भी अदर ऑथर्स की बुक को मैंने रेफर किया, उन्होंने अंडर या ओवर रिकवरी को जितना भी है वो स्टॉक के बाद ही एडजस्ट किया, स्टॉक से पहले एडजस्ट नहीं किया। ठीक है, और बिल्कुल लॉजिकल भी है, क्योंकि जितना हम चार्ज कर चुके हैं प्रोडक्शन पे, जितना हम रिकवर कर चुके हैं क्लोजिंग स्टॉक में से, वही तो कॉस्ट माइनस होगी। देखो हमने क्या कहा, 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हम यहाँ रिकवरी कर चुके थे स्टॉक पे, मतलब पूरे प्रोडक्शन पे। तो 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हम जो हमारे यूनिट्स के ऊपर लगा चुके थे, तो 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से तो माइनस होना चाहिए वापस। जितनी इसके कॉस्ट इस प्रोडक्शन में इंक्लूड है उतनी तो माइनस होनी चाहिए। अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी का मतलब क्या हुआ? अगर अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी मैंने यहाँ पे जोड़ दी तो इसका मतलब होगा जितने भी मैंने खर्चे मेरी जेब से दिए, वो मैंने यहाँ जोड़ दिए। जो मेरा एक्चुअल ओवरहेड हुआ वो मैंने यहाँ जोड़ दिया, पर लेकिन यहाँ पे एक्चुअल ना आके रिकवर्ड आएगा। ठीक है, अगर किसी को ये मेरी बात समझ में आ रही है तो ठीक, नहीं आ रही तो छोड़ दो। बस इतना देख लो कि स्टॉक के बाद रिकवरी होती है। अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी की स्टॉक के बाद एडजस्टमेंट होती है, उससे पहले नहीं होती। अगर उससे पहले मैंने एडजस्टमेंट कर दी, स्टॉक से पहले यहाँ पे आके एडजस्टमेंट कर दी, बुक ने जो किया है वो अंडर रिकवरी को यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के साथ जोड़ दिया और टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में इसको इंक्लूड कर लिया। ठीक है, पर मेरे अकॉर्डिंग तो स्टॉक के बाद ही एडजस्टमेंट होगी अंडर या ओवर रिकवरी की। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशन था इसका। 546 हमारा आंसर है, स्टडी मटेरियल का 556 है। कंफर्म कर लेना अपने कॉलेज के प्रोफेसर से, या फिर आपने जहाँ से क्लास ली है, CS CS CMA जो भी हैं, आप जहाँ से भी क्लास लिए हैं उनसे कंफर्म कर लेना। ठीक है, पर मेरे अकॉर्डिंग 546 है, क्योंकि मैं 100% स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ 546 को, क्योंकि मैंने बाकी दूसरे ऑथर्स की जिनकी भी बुक मैंने रिकमेंड की, जिनकी बुक मैंने जो है स्टडी की है अभी तक, और जिन पे भी मैंने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के क्वेश्चन मैंने देखे हैं, सभी में अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी स्टॉक के बाद एडजस्टमेंट हुई है। ठीक है, और यहाँ तक कि स्टडी मटेरियल ने भी, आगे आपके क्वेश्चन आएंगे अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन के। ये सिर्फ आपका एक क्वेश्चन था अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन के। आपके जो क्वेश्चन है वो जब दूसरे कंसेप्ट स्टार्ट होंगे, आगे जाके कुछ नए कंसेप्ट आएंगे, उसमें अंडर या ओवर रिकवरी का थोड़ा बहुत आपका कंसेप्ट आएगा। इवन तो वहाँ भी स्टडी मटेरियल ने इसको स्टॉक के बाद ही एडजस्ट किया है। मतलब स्टॉक जो हमारी स्टडी मटेरियल है CMA फाइनल की, उसमें कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कहीं पे रिकवरी जो है पहले की हुई है, जो आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें रिकवरी की एडजस्टमेंट बाद में की हुई है, स्टॉक के बाद में। ठीक है, तो जो 100% मेरे को लगता है वो अंडर रिकवरी यहीं आएगी। ठीक है, और हमारी जो बुक है उसने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के साथ, और यहाँ पे इसको 80,000 को यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद फिर उसने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाली है, जब उसकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 540 आई है। ठीक है, चलो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है, कंसेप्ट्स आपको सीखने को मिले, तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलो, और बाकी शेयर कर देना सभी के साथ। CMA फाइनल का कोई स्टूडेंट है उसके साथ शेयर कर देना। CMA इंटर में भी है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट, उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है,
और मैं नए नए जो क्वेश्चन है वो ढूंढ के लेके आऊँगा आपके लिए, अलग अलग ऑथर्स की बुक में से, जो आते हैं या आ चुके हैं, जिनके चांसेस आने के, ठीक है, चाहे वो सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, किसी के लिए भी एप्लीकेबल हो, जो आते हैं या आ चुके हैं, मैं उन क्वेश्चंस को लेके आऊँगा। बात सिर्फ होगी कंसेप्ट पे, कोई रटने पे नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगी, कंसेप्ट पे हमारी बातें होंगी सिर्फ। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो आप बता सकते हो कि कहाँ पे क्या मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे क्या चीज़ मेरे से मिस हो रही है, आप बता सकते हो अगर कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट जब तक आपको क्लियर नहीं, आपने रटा हुआ है, अगर किसी ने ये चीज़ रटी होती तो वो तो जो स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ वो रट लेता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंडर रिकवरी पहले क्यों है, अंडर रिकवरी बाद में क्यों है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो रटना नहीं है, चीज़ों को रटना नहीं है। अगर आप सीख के चलोगे, समझ के चलोगे, आपको ये पता होगा कि मैं ये स्टेप ले रहा हूँ, इस स्टेप को लेने से या यहाँ पे ये वैल्यू लिखने से इसका इफेक्ट पूरे सॉल्यूशन पे क्या आने वाला है। जैसे हम देखते हैं ना कि बैलेंस शीट या पीएल में अगर हम कोई एक आइटम पीएल में ऐड कर दें तो हमारे दिमाग में होता है कि इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे क्या आने वाला है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ कुछ भी लिखते हैं कि अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इतना लिखता हूँ तो यहाँ लिखने से आगे आने वाला जो क्वेश्चन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, अगर ये आपके दिमाग में पहले से ही है तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, चलो लेक्चर बहुत हो गया है गलतियां हम सभी करते हैं, इतना चलता है, कोई बात नहीं। ठीक है, बाय, गॉड ब्लेस यू, और शेयर जरूर कर देना वीडियो को। चलो, थैंक यू।